हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद अनदर वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से भारत आए थे। दूसरे आंदोलन में हमने पढ़ा कि कब गांधी जी भारत में आए थे, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए। लास्ट हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन क्या था और कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था। अब देखिए, असहयोग आंदोलन मतलब गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था, खत्म हो चुका था 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद। उसके बाद क्या होता, अब हम वो पढ़ेंगे। और इस वाली वीडियो में मैं पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगी। और ये जो भी नोट्स आपको दिख रहे हैं सारे हैंडमेड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो और आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। उसके बाद क्या हुआ था, प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हो गए थे। उसी के साथ जो दास सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आ गई थी। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हो गई थी। इसका मतलब ये है कि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो उसी के साथ एक स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को। और उस समय चुनाव की स्थिति बनी हुई थी जहां पर कांग्रेस में आपसी मतभेद हो रहा था गरम दल और नरम दल के बीच में। 8 नवंबर 8 नवंबर 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन आया था। अब देखिए, हुआ क्या था, चुनाव की स्थिति चल रही थी, चुनाव हुए थे और जो मोतीलाल नेहरू थे वो जीत गए थे। उनकी जो पार्टी थी स्वराज पार्टी वो जीत गई थी। तो फिर बात आई थी संविधान बनाने की। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप अपना संविधान बना लो, बट उसको रेगुलेट हम करेंगे। तो उसी के चलते साइमन कमीशन को भारत में बुलाया गया था और जिसका प्रहार किया था भारतीयों ने, जिसका विरोध किया था। और विरोध करते समय जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी और उन्हें गुम चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था ना, तो भारतीयों ने आंदोलन चलाए थे, नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्योंकि साइमन कमीशन आया था, मतलब साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन एक व्यक्ति है, उसके अंदर क्या हुआ था, 4 सदस्य ब्रिटिश के थे, 3 सदस्य भारतीय के थे, 7 सदस्य मिलकर एक संविधान तैयार करते, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि संविधान आपका होगा लेकिन रेगुलेट उसे हम करेंगे। तो उसका विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। और विरोध के पश्चात ही जो लाला लाजपत राय थे उनको गुमचोट लग गई थी, लाठीचार्ज होने की वजह से, और उनकी डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन भारत में आया था ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को आगमन किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों आयोग का गठन किया गया था। मैंने आपको बता दिया, 7 सदस्य में 4 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 3 सदस्य जो थे वो भारतीयों के थे। 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन और 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स ऐलान किया गया था। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेताओं का उदय हुआ था और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब देखिए, जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो असहयोग आंदोलन में स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज का मतलब होता है कि हमारा राज हो। तो उसमें था कि ठीक है, हमें हमारा राज दे दो, हमें हमारे अधिकार दे दो, तुम करो जो तुम्हें करना है, बट हमें भी हमारे कुछ अधिकार दे दो। तो ये थे स्वराज। लेकिन जब ये वाला आंदोलन शुरू हुआ था, मतलब जब साइमन कमीशन आया था, तो उस समय क्या हुआ था, लोगों ने अब ठान ली थी कि अब तो हमें हमारा पूर्ण स्वराज चाहिए, अब तो तुम यहाँ से वापस जाओ। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और स्वराज की मांग की गई थी 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। देखिए, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो फिर गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन जो थे वो हर एक साल में हुए थे, मतलब 3 साल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लंदन में आयोजित हुए थे ये, और ये हुए क्यों थे, ताकि संविधान पर चर्चा की जाए, क्योंकि अब भारतीयों ने कहा था कि हमें हमारा संविधान चाहिए।
देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, जो जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को, जो दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा होता है 17 नवंबर 1932 को, जो दिसंबर 1932 में चला था। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये वाला है, क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही बस भारतीयों ने भाग लिया था, और इसी के अंदर जो महात्मा गांधी जी थे, वो उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और वो उस गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे, मतलब समिति के गठन में वो गए थे। यहाँ पे देख लीजिए, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करा था, गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था। लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। 11 मांगे किसने रखी थी? गांधी जी ने रखी थी 11 मांगे। ये जो 11 मांगे थी, इन 11 मांगों में सबके ऊपर, मतलब सबकी जो ज़रूरतें उनको ध्यान में रखते हुए 11 मांगे रखी गई थी गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में। क्या थी ये 11 मांगे? ये मांगे उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट थी इसके अंदर नमक कर को खत्म करना। क्योंकि देखिए क्या है, रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड है, और खाने के लिए हमें चाहिए होता है नमक, क्योंकि बिना नमक के तो खाना होगा नहीं। तो जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उन्होंने क्या करा था, नमक के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए थे। तो गांधी जी ने कहा था कि जो नमक कर है ना, इसको आप कम कर दो। तो ब्रिटिश सरकार ने जो नमक कर थी उस कर की मांग को ठुकरा दिया था। तो जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या करा थी, नमक कर मतलब नमक आंदोलन शुरू कर दिया था, और उस नमक आंदोलन को नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को, जिसे हम दांडी यात्रा भी मतलब दांडी यात्रा के नाम से भी बोलते हैं, 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की शुरुआत की गई थी, और 5 अप्रैल 1930 तक ये चली थी, और इस आंदोलन को नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी तो क्या क्या हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि अब भारतीयों को चाहिए था पूर्ण स्वराज। अब भारतीयों को चाहिए था कि ब्रिटिश शासन खत्म हो, तुम यहाँ से निकलो, हमें हमारा भारत दो। तो जो विदेशी वस्तुएं थी वो उसका बहिष्कार हो रहा था, क्योंकि क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो सस्ते रेट पे कच्चा माल खरीदती थी भारतीयों से, और अपने देश ले जाती थी, और उसको पूरा फिनिश गुड में कन्वर्ट करके भारत में ही लाके, मतलब भारत की ही चीज़ को भारत में ही बेचती थी, और ज़्यादा रेट पे। तो मतलब ज़्यादा रेट पे बेचती थी। तो उस चीज़ में क्या था, और मतलब जो चार्ज होता था वो अपना लगा देती थी। तो भारतीयों ने उस चीज़ का बहिष्कार करा। उसी के साथ शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है रास्ता बंद कर देना, जैसे बीच में रास्ता रोक देना। और शराब की दुकानों से जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको बहुत प्रॉफिट होता था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्सेस होता था। और अभी भी जितनी भी नशीली चीज़ें, जैसे शराब और भी मतलब जो भी होता है, उन सब से अभी भी सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। देखिए, वन कानून क्या था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने वनों के ऊपर भी एक मतलब रोक लगा दी थी, यानी कि वन जो भारतीय थे, ना तो वो वन में जा सकते थे, ना ही उन वनों की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते थे। इवन इतना सख्त कानून था कि अगर कोई फल या सब्जी पेड़ से गिरकर उस जगह पे गिरी है, तो जो भारतीय थे वो उस जमीन से गिरी हुई चीज़ को भी उठा नहीं सकते थे। तो इतना सख्त कानून बनाया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज के अंदर उस कानून को भी तोड़ा गया था। देखिए, आंदोलन में अब यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सरकार की क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर आक्रमण किया गया था, महिलाओं पर और बच्चों की पिटाई की जा रही थी, और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए जाते थे। अब देखिए, इसके अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार को पता था कि अगर वो सत्याग्रहों पर आक्रमण करेगी, यानी कि उनको टॉर्चर करेगी, तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अब सत्याग्रही जो थे, यानी कि जो नौजवान थे, वो अब मतलब अब उन्होंने ठान ली थी कि अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, उनकी फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर करते थे, जैसे उनके बच्चों की पिटाई करना, महिलाओं की पिटाई करना, ताकि सत्याग्रह को नीचा दिखाया जा सके। और 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये काम किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। आंदोलन में भाग लेने वाले लोग, वैसे तो देखिए, इस आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया था, जैसे अमीर किसान हो गए। क्यों लिया था? क्योंकि उनके ऊपर ऊंचे लगान लगाए गए थे, यानी टैक्सेस लगाए गए थे। गरीब किसानों ने ऊंचा भाड़ा तथा ऊंचा कर लगाया गया था। व्यवसायी वर्गों ने किया था औपनिवेशिक सरकार की व्यावसायिक नीतियों के खिलाफ। कुछ स्थानों पर मजदूरों ने भी किया था। अब देखिए, जो ये वाला आंदोलन था, वो असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था। तो देखिए, सबसे पहली चीज, असहयोग आंदोलन के अंदर ये कोशिश की गई थी कि सिर्फ स्वराज मिल जाए और खिलाफत का मुद्दा उठ जाए, यानी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाए और हमें बस स्वराज मिल जाए। और दूसरी चीज, असहयोग आंदोलन के अंदर किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज के अंदर सारे कानून तोड़े गए थे। जैसे नमक कर तोड़ा गया था,
वन कानून तोड़ा गया था, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई थी, जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया जा रहा था, महिलाओं और बच्चों की पिटाई की जा रही थी, लेकिन फिर भी जो सत्याग्रह थे वो पीछे नहीं हट रहे थे। तो यही डिफरेंस था सविनय अवज्ञा आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। ये आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को अब धीरे धीरे झुकना पड़ रहा था, क्योंकि जो अब सत्याग्रही थे वो अब बिल्कुल मतलब आग बबूला हो चुके थे। अब उन्होंने ठान ली थी कि अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ कुछ सीमाएं भी थी। सीमा ये थी कि जो एससी और एसटी लोग थे उन्होंने इस मतलब आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। उसी के साथ साथ मुस्लिम संगठन जो थे उन्होंने भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करा था, और ना ही कोई अपनी मतलब अपनी सहमति दिखाई थी। ये बात यहाँ पे मतलब सेम एज़ है जो मैंने आपको अभी समझा दी है। दोनों समूह के बीच ये वही की पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताए, ये रहे सारे। इसी के साथ क्या हुआ था, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर अधिवेशन में, जहाँ पे पाकिस्तान की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व की शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। उसी के साथ एज यूजुअल 15 अगस्त 1947 को फिर हमारा देश आज़ाद हो गया, फाइनली हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो ये थी पूरी समरी आपके क्लास 10 चैप्टर 2 की भारत में राष्ट्रीयवाद की, जिसके मैंने 3 पार्ट्स बना दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे वो भारत में आए। दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से गांधी जी ने आंदोलन चलाए, और तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वराज और पूर्ण स्वराज क्या था और किस तरीके से फाइनली भारतीयों को आज़ादी मिली। ये सारे नोट्स मैंने हैंडमेड बनाए हैं, पूरी एनसीईआरटी रीड करके और भी कहीं से मटेरियल कलेक्ट करके, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक जगह में बता सकूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर आप नए हों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।